हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 114 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 115 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 114 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो दे सकते हैं। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 115 नंबर का मॉडल पेपर। ये परीक्षा पैटर्न है और यही पैटर्न अपना मॉडल पेपर का है। देखिए, सबसे पहले अपन है वो राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब दोस्तों, आप सभी को पता है कि ऊंट को क्या बोलते हैं? केमल बोलते हैं। तो दोस्तों, राजस्थानी ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें केमेल्स डोमेडेरियस। केमेल्स डोमेडेरियस। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? सभी को पता होगा दोस्तों, राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के दक्षिणी भाग से, बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट, लाठी सीरीज क्या है? बताइए, लाठी सीरीज क्या है? तो दोस्तों, ये लाठी सीरीज है, ये जैसलमेर में मोहनगढ़ से पोखरण तक एक भूगर्भीय जलपट्टी है जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों सेवन घास है वो भी पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमिगत जलपट्टी। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए, टेस्ट आपको पूरा देना है, परीक्षा नजदीक है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको मॉडल पेपर का टेस्ट है वो देना है। देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। बताइए, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई और ऊंचाई दोनों बढ़ती जाती है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? बहुत आर्द्र है, यानी कि आप अति आर्द्र बोल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है राजस्थान में? तो झालावाड़ में होती है, लगभग 40 दिनों तक दोस्तों वहां पर वर्षा होती है। तो सर्वाधिक आर्द्र जिला है वो दोस्तों झालावाड़, सिरोही, माउंट आबू में भी सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन तो दे नहीं रखा झालावाड़, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है, तो बताइए कौन सी मृदा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लाल दोमट, यानी कि लाल लोमी मिट्टी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, लाल लोम मिट्टी या लाल दोमट मिट्टी दक्षिणी राजस्थान में ये पाई जाती है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, माही नदी का उद्गम में है। बताइए, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैंने आपको बताया दोस्तों काफी बार कि माही नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ी के निकट मेहंद झील से होता है इसका उद्गम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धार, मध्य प्रदेश, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन से। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए। तथ्यों के आधार पर नदी को क्या करना है? पहचानना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है। हथमती, मेसवा तथा वेत्रक इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी राजस्थान के लगभग 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों बताइए कौन सी नदी की बात हो रही है? तो मैंने आपको बताया दोस्तों, ये साबरमती नदी की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 9 नंबर का प्रश्न है,
वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही? वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों सांबर झील। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सांबर झील। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है, बताइए डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है, कौन सी झील डेबर झील के नाम से जानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों जयसमंद झील। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम का अभियान है। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम का अभियान है, किसका अभियान है ये अमृतम जलम? दोस्तों ये राजस्थान पत्रिका का अभियान है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में बराबर के हिस्सेदार है। चंबल नदी घाटी विकास योजना एक बहुउद्देशीय संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में बराबर का हिस्सेदार है, तो वो कौन है? भाई सीधी सी बात है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। तो दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा दोस्तों इसमें बराबर है, 50-50%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है, बताइए। तो सभी को पता होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए न्यूनतम वनावरण वाले जिले हैं दोस्तों चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूरू। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, सालर के वन वितरित हैं। सालर के वन दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? सालर के वन दोस्तों 425 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों ये पाए जाते हैं। और दोस्तों अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिलों में दोस्तों ये पाए जाते हैं। और गोंद है इस वृक्ष का, मैंने आपको बताया था पहले भी दोस्तों, इस वृक्ष का जो गोंद है उससे काजल बनाकर आंखों में अगर डालते हैं तो दोस्तों आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है वो। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया है? निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया है किस जिले में न्यूनतम बाल लिंगानुपात? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार देखिए करौली, जैसलमेर, बांसवाड़ा, टोंक। तो यहाँ पर इसमें सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात तो दोस्तों कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है वो दोस्तों झुंझुनू जिले में है। लेकिन प्रश्न के अनुसार दोस्तों न्यूनतम है वो करौली के अंदर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि दोस्तों झुंझुनू है वो ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित जिला समूहों में से कौन सा 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखता है? देखिए 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले राजस्थान में 3 जिले हैं, कौन कौन से? तो दोस्तों जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर का है दोस्तों 17 घनत्व है, बीकानेर का है 78 और बाड़मेर का है 92। ये 3 ही जिले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई है? देखिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम है वो दोस्तों किसकी अंकित की गई है? सीधा सा है बाड़मेर का 32.5। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें नहीं, यहाँ पे क्या पूछा है? देखिए अधिकतम
दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर तो दोस्तों बाड़मेर में है 32.5। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अनुसूचित जाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, अनुसूचित जाति की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो दोस्तों जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। और जयपुर के बाद में दोस्तों श्री गंगानगर का नंबर आता है और फिर नागौर का नंबर आता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जयपुर भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, श्री गंगानगर भी नहीं दे रखा, नागौर दे रखा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सर्वाधिक राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वो बाड़मेर की है 32.5, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अनुसूचित जाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों सर्वाधिक जयपुर, फिर उसके बाद में नंबर आता है श्री गंगानगर का, फिर नंबर आता है दोस्तों नागौर का। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन के अनुसार नागौर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है? तो वो है दोस्तों NH12। NH12 यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी लंबाई है दोस्तों, टोटल लंबाई 886 किलोमीटर है, ठीक है। और राजस्थान में इसकी लंबाई दोस्तों 400 किलोमीटर है, ये भी याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है तो वो जोड़ता है दोस्तों NH89। NH89 यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसकी राजस्थान में कुल लंबाई 300 किलोमीटर है, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग, बताइए राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। तो लगभग दे रखा है तो यहाँ पे 239 और जोड़ लेना, टोटल पता लग जाएगा। इसमें पॉइंट 74 जोड़ दोगे तो पॉइंट के अनुसार भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, बताइए प्राचीन भारत का टाटा नगर किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों रेड टोंक को। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेड टोंक को, क्योंकि दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार दोस्तों यही मिला है, रेड टोंक से। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा और अंतिम शाखा है वो दोस्तों 1568 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, अकबर के समय हुआ था ये, ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आमेर राज्य से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाहा ने दोस्तों अपने साम्राज्य को अपने 12 पुत्रों के लिए 12 भागों में विभाजित किया था और इसी साम्राज्य को ही 12 कोटड़ी है वो कहा गया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो दोस्तों मेवाड़ के महाराणा की नीति है वो क्या थी? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अंग्रेजों को सहयोग। अंग्रेजों को सहयोग किया था दोस्तों मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, वो अपने को बताना है जेंटलमैन एग्रीमेंट से संबंधित। यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। देखिए अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। जेंटलमैन एग्रीमेंट है ये दोस्तों 17 सितंबर 1942 को हुआ था, बिल्कुल सही बात है। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, ये गलत हो जाएगा। इसका संबंध दोस्तों जयपुर रियासत से संबंधित है, ठीक है।
इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 1 और 3 है वो क्या है, सत्य है। 1 और 3 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें क्या पूछा गया था कि कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है। तो 1 और 3 तो क्या है, इसमें सत्य है। तो केवल 2 नंबर का कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य नहीं है। तो यहाँ पर केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, राजपुताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? राजपुताना के किस राजघराना ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए जैसलमेर, अलवर, जयपुर, बीकानेर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जयपुर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोतीलाल तेजावत से संबंधित था। दोस्तों ये यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक ही आंदोलन के दौरान दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने भीलों के लिए 21 मांगे रखी थी, जिसे मेवाड़ पुकार है वो कहा गया। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था उदयपुर के सिटी पैलेस में। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो दोस्तों 7 चरणों में पूरा हुआ था राजस्थान का एकीकरण। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7 चरणों में। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था? निम्न में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आर्य समाज ने। किसने? आर्य समाज ने। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, राव गोपाल सिंह खरवा को आर्य समाज ने प्रभावित किया था। 31 नंबर का प्रश्न है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक है वो कौन था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मेवाड़ का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उदय सिंह। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि जब अकबर ने 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब वहां का शासक है वो उदय सिंह था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है, तो बताइए किससे संबंधित है ये गवरी लोक नृत्य? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये भील जनजाति का क्या है, लोक नृत्य है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग कहते हैं। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, और ये चंबल और बामणी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार काल के। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार काल के। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अपने काले लाल प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। अपने काले लाल प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों और पक्षियों को मटिया रंगों के आधार पर लाल व काले रंग में बनाया जाता है। अपने काले लाल प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों और पक्षियों को मटिया रंगों के आधार पर लाल व काले रंग में बनाया जाता है। तो बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये जयपुर ग्रामीण के बगरू प्रिंट में जानवरों और पक्षियों की चित्र है वो बनाए जाते हैं।
आगे देखिए यहाँ पर इसमें 36 नंबर का प्रश्न है, नागौर का भूगांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? नागौर का भूगांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था ये भूगांव? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी के खिलौने के लिए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मिट्टी के खिलौने के लिए। आगे देखिए, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो दोस्तों ये अलवर व भरतपुर क्षेत्र में ये गाए जाते हैं। यहाँ पर यानी कि मेवात क्षेत्र दे रखा है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, मोरचंग अर्थात जूझ होर्प है। मोरचंग अर्थात जूझ होर्प है, तो ये क्या है? तो दोस्तों मोरचंग एक सुशीर वाद्य यंत्र होता है। क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुशीर वाद्य यंत्र। 39 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, तो दोस्तों ये कब मनाई जाती है? तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज है वो मनाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, तुलसी, हालरा, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? तुलसी, हालरा, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये महिलाओं के गले के आभूषण है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गले के आभूषण है ये। दोस्तों अपन ने भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न पढ़े थे। अपन ने भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़े थे। अब अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता, तो ये तीनों तो सही है, लेकिन बड़े देशों के लिए आदर्श ये सही नहीं है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? तो दोस्तों देखिए, संघात्मक शासन प्रणाली है, संविधान सभा द्वारा निर्मित है। संस्थात्मक शासन प्रणाली है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अलिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। दोस्तों ये भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित है वो किए गए थे। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कौन से अधिनियम को कहा जाता है? तो दोस्तों ये 1919 के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये मौलिक अधिकार में है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब अपन भाग 4 में राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दोस्तों यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है, कौन सा कथन इसमें सत्य है वो बताना है। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए
दोस्तों राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है दोस्तों विधेयक को। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दिया गया है कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें दोनों ही विकल्प सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? बताइए, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे कभी भी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए हीरालाल देवपुरा रहे हैं, CS वेंकटाचारी ये भी रहे, बरकतुल्ला खान भी रहे, लेकिन गोकुल लाल असावा है ये मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जसवंत सिंह। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे। ए नंबर ऑप्शन सही। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम यानी कि उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का अपने को चयन करना है। देखिए सबसे ऊंचा रहता है पद इनमें से मुख्य सचिव का। ठीक है, उसके बाद में अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर प्रमुख शासन सचिव, फिर अतिरिक्त सचिव, फिर संयुक्त सचिव, ऐसे होता है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसका अगर अपन क्रम की बात करें तो दोस्तों इसमें क्रम हो जाएगा, देखिए सबसे पहले सचिव आएगा 1 नंबर पे। सबसे पहले क्या आएगा? सचिव आएगा 1 नंबर पे। फिर आएगा दोस्तों इसमें विशिष्ट सचिव, ठीक है, फिर आएगा उप सचिव और फिर आएगा दोस्तों सहायक सचिव। तो ये क्रम है उच्चतर से निम्नतर का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 2 4, 1 3 2 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर क्या करना है? विचार करना है। अपने को बताना है कि दोस्तों इसमें कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें देखिए कथन दे रखे हैं यहाँ पे 4 और अपने को क्या करना है? कूट भाषा में उत्तर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा जो यहाँ पर अनुच्छेद 213 दे रखा, ये अनुच्छेद 213 ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। आप सभी को पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि एक या एक से अधिक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 213 है वो इसमें गलत दे रखा है, 214 आएगा। ठीक है, तो अपना पहला इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अपने को सही उत्तर का चयन करना था। तो यहाँ पर 2 3 4 है वो क्या है? इसमें सही है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों बोन मेरो होता है। कौन होता है? बोन मेरो। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बोन मेरो। आगे देखिए यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा या कौन सी नहीं बदलता है? बताइए कौन सी चीज नहीं बदलता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आवर्ती। ठीक है, आवर्ती नहीं बदलती है। बाकी दोस्तों प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का वेग ये बदलते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लोहे के संरक्षण यानी कि लोहे के जंग लगने को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए गैल्वेनीकरण है, एनोडीकरण है,
क्रोम प्लेटिंग है, लेकिन वर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही, वर्जन। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सोना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, सोना है वो सभी धातुओं में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, जैविक अपशिष्ट से खाद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैविक अपशिष्ट से खाद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंपोस्टिंग। अब देखिए दोस्तों, अपन भाग 6 के अंदर भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। 56 नंबर प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एयर मार्शल जसवीर सिंह मान को, एयर मार्शल जसवीर सिंह मान को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, अंडमान और निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में 1 जून 2025 को किसने पदभार संभाला? अंडमान और निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में 1 जून 2025 को किसने पदभार संभाला? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, 30 मई 2025 से टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 30 मई 2025 से टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एस पद्मनाभन को। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एस पद्मनाभन को। आगे देखिए यहाँ पे हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लंदन में नीलामी से खरीदी गई ऐतिहासिक तलवार किस मराठा योद्धा से संबंधित है? हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लंदन में नीलामी से खरीदी गई ऐतिहासिक तलवार किस मराठा योद्धा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है रघुजी भोसले प्रथम, रघुजी भोसले प्रथम। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, रघुजी भोसले प्रथम। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 2025-26 के पेराई सत्र के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य कितना निर्धारित किया है, जो 10.25% की मूल रिकवरी दर पर आधारित है? केंद्र सरकार ने 2025-26 के पेराई सत्र के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य कितना निर्धारित किया है, जो 10.25% की मूल रिकवरी दर पर आधारित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 360 प्रति क्विंटल। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 360 प्रति क्विंटल। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 7 नंबर का भाग है, इसमें देखिए राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित अब अपन 5 प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय स्तर की इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी के लिए हुआ है? राजस्थान के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय स्तर की इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी के लिए हुआ है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 23। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 23। आगे देखिए यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी, जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी, सी नंबर का ऑप्शन सही। 63 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हमीदा बानो जिनका हाल ही में निधन हो गया किस शहर के निवासी थी? अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हमीदा बानो जिनका हाल ही में निधन हो गया किस शहर की निवासी थी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये उदयपुर की निवासी थी दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 64 नंबर का प्रश्न है, हॉकी वाली सरपंच के नाम से प्रसिद्ध नीरू यादव ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच को संबोधित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और विकास आयोग को संबोधित किया था दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये झुंझुनू जिले की लाबी अहिर ग्राम पंचायत के सरपंच है दोस्तों ये नीरू यादव, जिन्हें हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है, बी नंबर ऑप्शन सही।
65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी में आईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उमेश दत्ता को। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा उमेश दत्ता को। अब दोस्तों अपन भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में चयनित टेक्स्ट या सेल को उसी वर्कशीट के भीतर एक नए स्थान पर पेस्ट करने हेतु कॉपी करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में चयनित टेक्स्ट या सेल को उसी वर्कशीट के भीतर एक नए स्थान पर पेस्ट करने हेतु कॉपी करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कंट्रोल+C। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपी के लिए तो कंट्रोल+C है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? स्लाइड शो व्यू है, स्लाइड व्यू है, प्रेजेंटेशन व्यू है, लेकिन आउटलाइन व्यू ये नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 68 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वो है इसमें यूआरएल। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 69 नंबर प्रश्न इसमें देखिए निम्न में से कौन सा माउस का एक प्रकार नहीं है? माउस का एक प्रकार कौन सा नहीं है? देखिए माउस का प्रकार है यहाँ पे मैकेनिकल है, ऑप्टिकल है, लेजर माउस होता है, हाइब्रिड माउस नहीं होता दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पैराग्राफ कमांड ग्रुप का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जा सकता? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पैराग्राफ कमांड ग्रुप का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉन्ट्स और इफेक्ट सेटिंग। फॉन्ट और इफेक्ट सेटिंग नहीं किया जा सकता दोस्तों इसमें। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी तीनों किए जा सकते हैं। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मनोदशा में कौन सी संधि है? 71 नंबर का प्रश्न है मनोदशा में कौन सी संधि है? तो सभी को पता होगा दोस्तों यहाँ पे मनः प्लस दशा विसर्ग संधि का दोस्तों इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्नांकित में से वर्ती संधि का उदाहरण है। वर्ती संधि का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों देखिए जहां पर भी आपको डबल मात्रा दिख जाए वहां पर 99% है वो वर्ती संधि होती है। तो डबल मात्रा देखिए सदैव के अंदर है, सदा प्लस ए हो, तो दोस्तों इसमें क्या है? वर्ती संधि है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द किसमें है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अध्यादेश। अध्यादेश के अंदर दोस्तों अधि उपसर्ग लगा हुआ है, अधि प्लस आदेश। राहगीर, राहगीर में दोस्तों इसमें गीर प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। ठीक है, राह प्लस गीर, गीर प्रत्यय है तो उपसर्ग नहीं है, तो ये उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा। प्राचार्य के अंदर दोस्तों प्र प्लस आचार्य, प्र उपसर्ग है, और अनेक में अन प्लस एक, इसमें अन उपसर्ग है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? आवट प्रत्यय किस में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखावट, थकावट, रुकावट, महावट। महावट में दोस्तों आवट प्रत्यय नहीं है, बाकी तीनों के अंदर आवट प्रत्यय है। डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों राज्यपाल शब्द में दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 76 नंबर प्रश्न इसमें देखिए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें स्नेह, घृणा, सत्य, ये तीनों है, ये दोस्तों भाववाचक शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नित्य है, ये अवयव शब्द है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? बताइए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए
प्राथमिक, यानी कि प्रथम प्लस इक। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों स्वकीय। ठीक है, कौन सा? स्वकीय। स्वकीय विशेषण शब्द सर्वनाम स्व से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वह खाना खाकर सो गया वाक्य में रेखांकित क्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी क्रिया है? खाकर सो गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाकर, अंडरलाइन कर लेना दोस्तों इसको, खाकर को। ठीक है, तो ये खाकर सो गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है दोस्तों। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रेफ की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनीय। बताइए दोस्तों, रेफ की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अंतर्गत। ठीक है, अंतर्गत इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें जो अंतर्गत है ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें देखिए अशुद्ध वाक्य, अब हम पुस्तक पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है। वह अपनी ससुराल गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, ये भी शुद्ध है। मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका शुद्ध वाक्य होगा, मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सबसे अधिक है वो ये गलत हो जाएगा, सबसे नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है? कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो देखिए यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, सम्मुख का विमोख है, बिल्कुल सही बात है। गरिमा का लगिमा है, बिल्कुल सही है। संयोग का सुयोग, ये गलत हो जाएगा। संयोग का विलोम होता है दोस्तों वियोग। क्या होता है? वियोग होता है। और राग का विराग होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से अशुद्ध विपरीतार्थी समूह कौन सा है? अशुद्ध विपरीतार्थी समूह कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें पक्ष का प्रतिपक्ष होगा, पक्ष का क्या हो जाएगा? प्रतिपक्ष होगा। आस्तिक का नास्तिक, स्वर्ग का नरक, सामिस का साकारी हो जाएगा। दोस्तों सामिस का निरामिस होता है। क्या होता है? निरामिस। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शाखा मृग किस शब्द का पर्यायवाची है? शाखा मृग बोलते हैं दोस्तों बंदर को। ठीक है, ये बंदर का पर्यायवाची है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वानर, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए। हमने एक शेर देखा, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, सामान्य भूतकाल का ये उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जब्त करने के लिए कौन सा अंग्रेजी शब्द सही है? जब्त करने के लिए, तो जब्त करने के लिए दोस्तों जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अटैच। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न है, उद्वर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है? उद्वर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ये उबटन का तत्सम रूप है दोस्तों, उबटन का। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उबटन का। 88 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए एक शब्द है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है, तो वो शब्द कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों उसके लिए वो हो जाएगा अंतेवासी। क्या हो जाएगा? अंतेवासी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। छक्का पंजा करना यानी कि दोस्तों ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो दोस्तों लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा सिद्धांतहीन। क्या हो जाएगा? सिद्धांतहीन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिद्धांतहीन।
अब देखिए यहाँ पे भाग 10 के अंदर अब अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए द मिसस्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग इज, द मिसस्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग इज, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, मिसस्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को बताना है कि कौन सी गलत स्पेलिंग है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि दोस्तों इसमें एक से ज्यादा है वो स्पेलिंग है वो गलत है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, तो ये भी दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसमें तीनों के तीनों है वो गलत है, तीनों के तीनों स्पेलिंग है वो दोस्तों इसमें क्या है गलत है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भरना है, तो यहाँ पर देखिए द रेन स्टॉप्ड द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड, तो बताइए क्या आएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, इसमें देखिए इसमें आएगा अनटिल, क्या आएगा अनटिल आएगा, अनटिल द रेन स्टॉप्ड द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 93 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट कंजक्शंस, दोस्तों यहाँ पर देखिए शेकरली had I recovered from the cold I had an attack of चिकन पॉक्स, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शकरली के साथ में वैन का प्रयोग होता है, किसके साथ में, शकरली के साथ में मैन का प्रयोग होता है वैन का, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आर्टिकल भरना है दोस्तों अपने को ए एंड में से, देखिए वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए, वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द वाशिंगटन आएगा, इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, द वाशिंगटन। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ही एंड आई प्लेइंग यस्टरडे, ही एंड आई प्लेइंग यस्टरडे, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आई वर प्लेइंग यस्टरडे, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वर प्लेइंग। 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों अपने को बताना है टेंस का प्रयोग करते हुए का इसमें क्या आएगा अंडरलाइन की जगह, इसमें देखिए द पुअर विलेजर हैव वेटेड इन द बिटर कोल्ड फॉर मोर देन 4 hours नाउ, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, देखिए इस हैव वेटेड की जगह हैव बीन वेटिंग आएगा, हैव बीन वेटिंग, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा दोस्तों इसमें। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन द इन द ब्रैकेट, दोस्तों खालिस्तान भरना है, देखिए द कॉलेज विल बी क्लोज्ड इफ इट रेन है वो वर्ब दे रखी है, बताइए क्या आएगा इसमें, तो इसके अंदर दोस्तों रेन्स आएगा, क्या आएगा रेन्स आएगा, यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का दोस्तों इसमें प्रयोग हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर 98 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन substitute the underline segment in the given sentence if there is no need to substitute it, select no substitution required, दोस्तों यहाँ पर देखिए I must replying this letter immediately, I must replying this letter immediately, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए replying this letter, ये इसको अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों रिप्लाइंग टू दिस लेटर, ये सॉरी रिप्लाई टू दिस लेटर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। 99 नंबर प्रश्न है चूज द करेक्ट यानी कि चूज द एप्रोप्रिएट पेसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, अपने को इसका पेसिव वॉइस बनाना है, देखिए पीपल हैव सीन वॉल्व्स इन द स्ट्रीट्स, बताइए इसका पेसिव वॉइस क्या बनेगा, इसका पेसिव बनेगा वॉल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय पीपल, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पेसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही स्पीक्स हिंदी, ही स्पीक्स हिंदी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो दोस्तों हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 101 नंबर का प्रश्न है, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली चेंजेज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अपने को सही सेंटेंस बताना है और यहाँ पे सही सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द पार्टी। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे खालिस्तान भरना है। सेंटेंस देखिए, द वर्ड इज solely coming to that we are starting at a climate crisis। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है रियलाइज। यहाँ पे रियलाइज आएगा दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रियलाइज। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 103 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें देखिए, द ओल्ड नीम ट्री विच in our compound for 50 years suddenly crashed to the ground last night। बताइए, अपने को टेंस का प्रयोग करते हुए इसका सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हैड स्टूड आएगा। इसमें क्या आएगा, हैड स्टूड। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 104 नंबर का प्रश्न है, Having worked hard, he felt tried, it is a। बताइए ये कौन सा सेंटेंस है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ये सिंपल सेंटेंस है दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए हिंदी ट्रांसलेट करना है। इट सीम्स दैट इट विल रेन। बताइए क्या होगा इसका हिंदी अनुवाद। तो दोस्तों ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी, ये अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। अब अपन दोस्तों भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 106 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे जिससे 72 और 119 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेषफल प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 72 और 119 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेषफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए जो 72 और 119 है, ठीक है। इसमें 72 में से तो 3 घटा दीजिए तो कितने बचे दोस्तों, 69। और 119 में से 4 घटा दीजिए तो कितना बचा, 115। इन दोनों का दोस्तों एलसीएम निकाल लीजिए। इनका आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 23। कितना, 23 का भाग इन दोनों में जा रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न है, सॉरी एचसीएफ निकलेगा, ठीक है, एलसीएम नहीं, एलसीएम नहीं दोस्तों, एचसीएफ निकलेगा इसका, एचसीएफ 23 आएगा इसका। आगे देखिए यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न है, 12, 15, 16, 17, 23 और 19 का औसत मान ज्ञात कीजिए। भाई इन सभी को जोड़ दीजिए। इन सभी को जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 102। कितनी संख्या है, 6 है, 6 का भाग दे लीजिए, कितना आएगा, 17। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, 200 में 5% की वृद्धि और 15% की कमी करने पर प्राप्त संख्याएं क्रमशः होगी। 200 में 5% की वृद्धि और 15% की कमी करने पर प्राप्त संख्याएं क्रमशः होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों सीधा सा हो जाएगा। भाई 200 का 5% कितना होता है, तो दोस्तों 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 210। और 15% की कमी करोगे तो दोस्तों 200 का 15% कितना होता है, 30। तो 200 में से 30 गए तो कितने बचे, 170। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये चतुर्श्रेणी की भर्ती का पेपर है तो इसी लेवल के प्रश्न आएंगे दोस्तों। 109 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, अरुण ने 1710 में 38 केजी चावल खरीदे। यानी कि अरुण ने 1710 रुपए में 38 किलो चावल है वो खरीदे। उन्हें 8 केजी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। 5 केजी चावल का विक्रय मूल्य कितना है वो अपने को यहाँ पर बताना है। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य है वो कितना है दोस्तों, देखिए 30x, ये क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है
तो दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों इसमें 38x। ठीक है, और लाभ है वो कितने का हो रहा है, तो दोस्तों 8x का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1710 में 38 kg चावल खरीदे, उन्हें 8 kg विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। 5 kg चावल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई क्या हो जाएगा इसमें, इसके अंदर देखिए 38 किलो चावल खरीदे हैं उसने और 8 kg विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1700, देखिए 30x बराबर दोस्तों 1710 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 57। कितना आ जाएगा 57, और 57 को दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 285। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए एक दुकानदार को 360 क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्यांकित करना होगा। बताइए 360 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्यांकित करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 360 इंटू 125 बटे 90, बस काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 500। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 और 50 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। 10 और 50 का तृतीय अनुपाती अपने ऐसे ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 अनुपात 50 समानुपात 50 अनुपात x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मध्य पदों का गुणनफल बटे बाह्य पदों का गुणनफल। 50 इंटू 50 कितना होता है 2500, और 2500 में 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 250। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 16,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी की। 3 माह बाद सी 15,000 का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है। 4,350 के 6 माही लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। तो दोस्तों बी का हिस्सा कितना होगा, सीधा सा हो जाएगा दोस्तों। देखिए 20,000 इंटू आपको क्या करना है, देखिए एक साझेदारी की 3 माह बाद सी 15,000 रुपए का निवेश करके उसमें साझेदारी में शामिल हो गया। 6 माही लाभ का पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 20,000 इंटू 6, 20,000 इंटू 6, और इसका हो जाएगा दोस्तों 16,000 इंटू 6। और ये तो दोस्तों 6 माही का पूछा है, तो ये तो 3 महीने बाद सी है वो आया है, तो क्या हो जाएगा 15,000 इंटू 3। ठीक है, बस इनका अनुपात निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गई, 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गई, 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गई। अब बचा अपने पास में 20, 16 और 15। ठीक है, इसको आप दोस्तों 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोस्तों इसको आप काट लीजिए। तो यहाँ पे अनुपात आ जाएगा कितना 40, 32 और 15, ये अनुपात आ गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है कि बी का हिस्सा कितना है, तो बी का अनुपात कितना है 32। तो यहाँ पे 32 बटे अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 87 इंटू दोस्तों 4,350। बस काट लीजिए इसको, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 1600। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 2,000 रुपए की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 2,000 रुपए की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2,000 इंटू 8.25 बटे 100 इंटू 73 बटे, भाई 73 दिन हो गए। ठीक है, 7 फरवरी से 20 अप्रैल तक 73 बटे 365, बस काट लीजिए इसको, कितना आ जाएगा 33 रुपए आ जाएगा दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया जाने पर
10,000 रुपए की एक राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 11,025 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज दर है वो दोस्तों अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 100 प्लस दर बटे 100, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 10,000, और ये 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 11,025। तो यहाँ पे 11,025 बटे 10,000, ये क्या है रूट में है, ठीक है। तो किसका रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 105 का, और ये हो जाएगा दोस्तों 100 का, यानी कि दोस्तों अंतर कितने का है 5 का। तो यहाँ पे दर आ जाएगी 5%। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 10 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में कर सकती है, 8 पुरुष उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किए जा सकने वाले कार्य की मात्राओं का अनुपात होगा। तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 महिलाएं इंटू 8 बराबर दोस्तों 8 पुरुष इंटू 12 दिन, ठीक है। ये लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 इंटू 8 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 80m बराबर 12 इंटू 8 तो 96p, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं P बटा M, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 80 बटे 96 लिख सकते हैं। तो काट लीजिए, तो यहाँ पे 5:6, तो यहाँ पे 5/6 या 5:6, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पी और क्यू एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी क्यू और आर मिलकर इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और आर मिलकर इसे कितने दिनों में कर सकते हैं, इसे कितने दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर द्वारा काम को करने के लिए लिया गया समय, तो यहाँ पे इसको अपने से लिख सकते हैं 6 इंटू 8 बटे 2, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 24। 6 इंटू 8 बटे 2 तो 24। आगे देखिए पी द्वारा काम करने के लिए लिया गया समय वो हो जाएगा दोस्तों इसमें 6 इंटू 12 बटे दोस्तों 12 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 12 दिन। तो यहाँ पर पी व आर द्वारा मिलकर कार्य में लिया गया समय, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 24 बटे 12 प्लस 24, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसको आप काटोगे तो 8 दिन आ जाएगा। यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए रवि शहर ए से शहर बी की ओर जा रहा है। यदि रवि अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलाता है, तो वह शहर बी तक 30 मिनट की देरी से पहुंचेगा। यदि वह अपनी सामान्यतः चाल से कार चलाता है तो उसे शहर ए से शहर बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें 20 मिनट। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 20 मिनट। आगे देखिए अपनी वास्तविक चाल की 5/4 से गतिमान एक बस 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में तय करती है। बस की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए, बताइए। तो सीधा सा हो जाएगा, बस की वास्तविक चाल है वो दोस्तों इसमें 35 किलोमीटर आएगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी से भर सकता है। एक साथ खोले जाने पर ये दोनों पाइप टंकी को 36 मिनट में पूरा भर सकते हैं। अकेले तेज पाइप को खाली करने को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे। अकेले तेज पाइप को खाली टंकी को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कार्य क्षमता पहले का तो हो जाएगा दोस्तों 3, दूसरे का हो जाएगा 1। टंकी की क्षमता हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 4 इंटू 36 बटे 60, तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 36 बटे 15 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4/5 घंटे। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4/5, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए यहाँ पे 120 नंबर प्रश्न, निम्नांकित ग्राफ में विभिन्न महीनों के दौरान राजेश की किराने की दुकान से हुई आय दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए मई, जून और जुलाई में मिलाकर कुल आय तथा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में मिलाकर कुल आय का क्रमशः अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए मई, जून और जुलाई, मई, जून और जुलाई, तो यहाँ पे 35, 35 और 45, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 135, ठीक है। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो 30, 40 और 45 कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 115, ठीक है। कितना होता है 115, तो देखिए 30 और 30, 60, 70, 70 और 45, 70 और 45, 115, ये कितने हो जाएंगे, तो ये देखिए ये भी 115 होंगे, 35 और 35, 35 और 35 70, 70 और 45 115, तो यहाँ पे 1:1 हो जाएगा दोस्तों, 1:1, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, और आराध्या एकेडमी के साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।